Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. So today our topic of discussion is cell cycle. Cell cycle basically सेकेंड ईयर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट एज वेल एज MCQs टू. और अगर आपके MD-CAT प्रिपरेशन के हवाले से बात करूं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़. तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को सेल साइकिल की समझ ही नहीं आती कि बेसिकली ये सेल साइकिल है क्या. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो फिर वो माइटोसिस मियोसिस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें. और इसके लिए सेल साइकिल को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होना बहुत ज़रूरी होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी लिविंग बॉडी की, आइदर वो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो उसका साइज़, स्ट्रक्चर सब बहुत ही स्मॉल होता है और टाइम के साथ साथ उसकी ग्रोथ होती है, उसके साइज़ में, उसके ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है उसमें इजाफा होता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये ग्रोथ इंक्रीज़ क्यों हुई है. सेकेंडली अगर आप देखें तो आपने एजिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक स्पेसिफिक एज होती है जिसके बाद एजिंग के साइंस अपीयर्स होते हैं, स्किन्स पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर देती है, तो बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है. ये सारे प्रोसेसेस क्यों होते हैं. तो सेल साइकिल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ये सारे आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे. तो बेसिकली सेल साइकिल आर ऑल दोज इवेंट्स विच टेक प्लेस इन द सेल बिफोर इट डिवाइड्स. सेल डिवाइड होने से पहले खुद को जितना भी प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, और उसके बाद जो उसकी डिवीजन हो जाती है उससे न्यू सेल्स बनते हैं. तो वो जो न्यू सेल्स बनेंगे वो अगेन खुद को प्रिपेयर करेंगे डिवीजन के लिए और डिवाइड करेंगे और उनसे नए सेल्स बनेंगे और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा. दिस इज़ कॉल्ड सेल साइकिल और ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंटिन्यू रहता है. एक स्पेसिफिक एज तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक सेल साइकिल कंटिन्यू रहता है और जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं उनमें सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं होता. सेल साइकिल के बहुत सारे फेजेस होते हैं जो कि इसको साइक्लिक फॉर्म में ये रन कर रहे होते हैं और रेपिटेटिवली होते हैं. जैसे कि सेल साइकिल का पहला फेज़ होता है इंटरफेज, जो कि बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड फेज़ होता है जिसमें किसी किस्म की कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही होती. इसमें प्रिपरेशन हो रही होती है, सेल खुद को हर तरीके से प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट फेज़ होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड देन वो बहुत सारे फेजेस से गुज़रता है और ख़ुद को इस काबिल बनाता है कि वो साइटोकाइनेसिस के फेज़ में इंटर हो सके. और साइटोकाइनेसिस बेसिकली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है जिसमें प्रॉपरली एक सेल ब्रेक डाउन होता है और उससे न्यू सेल्स बनते हैं. तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेल साइकिल का कि एक सेल के बनने से नए सेल के बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसमें जो जो इवेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम इवेंट्स सेल साइकिल में आते हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. अगर मैं एनिमल बॉडी की बात करूं तो एनिमल बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. नंबर 1 सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं और हमारे सोमैटिक सेल्स में कॉन्टीन्यूसली डिवीजन होती रहती है और वो जो डिवीजन होती है उसको हम माइटोसिस कहते हैं. ऑन द अदर हैंड हमारी बॉडी में जर्म सेल्स भी होते हैं जिनको सेक्स सेल्स बोलते हैं. मेल्स के अंदर स्पर्म सेल्स और फीमेल्स के अंदर एग सेल्स बनते हैं और जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होती है. अब माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है वो भी हम डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो यहाँ तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए सेल साइकिल के. उसके बाद फेजेस ऑफ सेल साइकिल जैसे कि इंटरफेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड द टाइप्स ऑफ सेल्स. देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम सेल साइकिल को समझने में, माइटोसिस और मियोसिस के इवेंट्स को समझने के काबिल हो जाते हैं.
अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरफेस। सेल साइकिल का सबसे पहला फेज इंटरफेस, सबसे प्रोलॉन्ग्ड फेज इंटरफेस। इंटरफेस फर्दर डिवाइड हुआ है G1 फेज में, G0 फेज में, S फेज में, G2 फेज में। ये बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं इंटरफेस की। तो स्टार्ट करते हैं हम उसकी टाइप नंबर 1 G1 फेज से। G1 फेज को हम कहते हैं G रिप्रेजेंट गैप। जैसे एक गैप आया G1 फेज, वो कंप्लीट होगा, दूसरा गैप आएगा G0 फेज, वो कंप्लीट होगा, फिर S फेज होगा, देन G2 फेज होगा और यहाँ पर इंटरफेस ख़त्म हो जाएगी। तो G1 फेज ऐसा फेज होता है जिसमें एक न्यूली बॉर्न सेल ग्रो करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके अलावा वो डीएनए की बेस पेयर्स को सिंथेसाइज करता है। तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, ग्रो करेगा और किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लंबा फेज़ होता है वो G1 फेज़ होता है, इट लास्ट 5 आवर्स। बट बाकी सेल्स के अंदर S फेज़ सबसे बड़ा फेज़ होता है। तो जैसे ही G1 फेज़ कंप्लीट होता है, जो सेल है वो दूसरे फेज़ में इंटर होता है, दैट इज़ G0 फेज़। अब G0 फेज़ में से बहुत सारे सेल अपना टाइम पीरियड गुजारने के बाद वो S फेज़ में मूव कर जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूरॉन सेल्स या फिर हमारे आइज़ के जो लेंस के सेल्स होते हैं, वो सारी ज़िंदगी G0 फेज़ में ही रहते हैं। G0 फेज़ इज़ बेसिकली नॉन डिवाइडिंग फेज़, उसमें किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं होती है। तो न्यूरॉन सेल्स और हमारे आइज़ के जो लेंस के सेल्स होते हैं वो हमेशा G0 फेज़ में रहते हैं। इट मीन्स कि उनमें किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं होती, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बाकी सारे सेल्स G0 फेज़ से गुजर के चले जाते हैं S फेज़ में, और S फेज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ इंटरफेज़। S फेज़ इज़ आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज़। इट लास्ट अबाउट 7 आवर्स। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट इसके ड्यूरेशन होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बट अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो 7 आवर्स की ये फेज़ होती है। अब इस फेज़ में क्या होता है, पहला काम होता है डीएनए की रेप्लिकेशन। हम लोगों ने G1 फेज़ में देखा था कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर्स होती हैं जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन्स, तो ये सारी की सारी सिंथेसाइज होती हैं G1 फेज़ में। बट जो S फेज़ होता है उसमें प्रॉपर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अपनी जैसी कॉपीज़ बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल साइकिल में नए सेल्स बन रहे हैं। अब आप एट द एंड ऑफ द सेल साइकिल देखेंगे कि माइटोसिस के एंड पे 2 नए सेल्स बनेंगे, तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफ़र होना है। अब वो जेनेटिक मटेरियल पहले सेल अपना डुप्लीकेट करेगा एंड देन वो जेनेटिक मटेरियल न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। बिफोर डुप्लीकेशन ये प्रोसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए S फेज़ में सबसे पहले क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन। एक डीएनए अपने जैसे कॉपी बनाता है डीएनए की। दूसरा उसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम्स भी डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल्स निकलते हैं और बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूलर इन नेचर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और सेल साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम माइटोसिस के फेजेस में देखेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और मियोसिस के फेजेस में भी। तो बेसिकली क्या होता है कि S फेज़ में एक तो सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं और दूसरा जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। देन G2 फेज़ आती है, और G2 फेज़ बेसिकली द लास्ट फेज़ ऑफ इंटरफेज़। वहाँ पर प्रूफ रीडिंग होती है, चेकिंग होती है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी वो ठीक हुई थी या नहीं हुई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, सेल प्रॉपरली अभी इस काबिल है कि वो डिवाइड कर सके या ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें G2 फेज़ के अंदर देखी जाती हैं और यहाँ पर एक इंटरफेज़ का साइकिल कंप्लीट होता है।